So greetings respected faculty. So आज हम पढ़ेंगे अडॉप्शन. So अडॉप्शन हम मेनली कवर करेंगे HAMA का, जो कि है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, जो कि 1956 का है. पहले देखते हैं कि अडॉप्शन कैसे कैसे पॉसिबल है. So यहाँ पे जो टर्म लिखी है अडॉप्शन, इसका मतलब वही हो गया, हिंदी में आप कहें तो बोल देना. यहाँ पे हिंदी मैरिज एक्ट में आपका आएगा HAMA, जो कि रिकॉग्नाइज्ड है. यहाँ पे फिर मुस्लिम्स में अडॉप्शन रिकॉग्नाइज नहीं है, बट मुस्लिम्स अगर चाहें तो JJ एक्ट के थ्रू अडॉप्शन पूरा कर सकते हैं, जो कि हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट. अब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में दो तरीके के अडॉप्शन पॉसिबल हैं. चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन. अब यहाँ पे नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन में आपके अबैंडन चाइल्ड आ सकते हैं. जैसे आपने मूवीज में देखा होगा कि सड़क छाप कोई बच्चा, सड़क छाप वर्ड नहीं यूज करते हैं, जैसे किसी औरत ने या उसके पति ने मंदिर के बाहर किसी बच्चे को छोड़ दिया तो उसको अडॉप्ट कर लिया, अबैंडन चिल्ड्रन. फिर दूसरा टर्म आता है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ, क्राइम्स कमिटेड बाय चिल्ड्रन. अब यहाँ पे देखिए, आप जैसे कोई चिल्ड्रन है, मान लीजिए 14 साल का हो, उसने कोई क्राइम कमिट करा, चोरी या कुछ भी, और फिर उसको आप डालेंगे रिहैबिलिटेशन सेंटर में, और जब वो वापस आए, एक केस हो सकता है उसको कोई वापस देना चाहे, उसके पेरेंट्स ना हो, तो यहाँ पे वो आएंगे चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ. सो अडॉप्शन मेजरली इन तीन तरीके से पॉसिबल है. अब हम पढ़ेंगे HAMA. तो अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अडॉप्शन तीन चीज़ों में पॉसिबल है, हिंदू, मुस्लिम और JJ एक्ट के थ्रू. बट मुस्लिम से मैंने एक चीज़ ये बोली थी कि मुस्लिम से अडॉप्शन पॉसिबल नहीं है, बट उसकी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट मैंने दी कि मुस्लिम JJ एक्ट के थ्रू अडॉप्ट कर सकते हैं. सो ये हेड हुआ था हमारे केस में, जो कि था शबनम हाशमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सो अभी हमने पढ़ा कि अडॉप्शन कहाँ कहाँ पॉसिबल है. अब हम, जैसा कि मैंने बताया था, हम पढ़ेंगे HAMA. HAMA का यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2, जो कि है अडॉप्शन, जो कि सेक्शन 5 से सेक्शन 17 तक में है. अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं सेक्शन 5. इससे पहले ये एक्ट सिर्फ हिंदूज पे ही एप्लीकेबल होगा, जैसे एक्ट का नाम बताता है. अब आते हैं सेक्शन 5 पे. सेक्शन 5 कहता है अडॉप्शंस टू बी रेगुलेटेड बाय दिस चैप्टर. क्लॉज 1, नो अडॉप्शन शैल बी मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट बाय or to a Hindu except in accordance with the provisions contained in this chapter, and any adoption made in the contravention of the said provision shall be void. यहाँ पे ये कह रहा है कि इस एक्ट के आने के बाद से कोई भी अडॉप्शन जो भी होना है या फिर हिंदू के साथ होगा, इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस कंटेन्ड ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर में जो प्रोविजंस दिए हैं उन्हीं के हिसाब से होना चाहिए. अगर उससे कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, जब यहाँ पे टर्म दिए कॉन्ट्रावेंशंस ऑफ द सेड प्रोविजंस, वॉइड होगा. जो भी कंटेंशन प्रोविजंस दिए हैं, अगर उससे कंपैरिजन नहीं करा गया तो वो अडॉप्शन वॉइड होगा. आते हैं सब क्लॉज 2 पे. एंड अडॉप्शंस व्हिच इज वॉइड, अडॉप्शन जो कि वॉइड है, शैल नीदर क्रिएट एनी राइट्स in the adopted family in favor of any person which he or she could not have acquired except by reason of adoption, nor destroy the rights of any person in the family of his or her birth. Example देते हैं, X, Y, इनका बेटा है कोई Z. अब इन्होंने क्या करा, बेटे को अडॉप्शन के लिए डाल दिया, और कोई हमारी A और B फैमिली ने इस बेटे को अडॉप्ट करा. बट यहाँ पे जो सब सेक्शन 1 में दिया है कि ये कॉन्ट्रावेंशन में था इस चैप्टर के प्रोविजन से. अब क्या हुआ, ये जो अडॉप्शन था ये हो गया वॉइड. अब यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई है, एन अडॉप्शन व्हिच इज वॉइड, अडॉप्शन वॉइड हो गया, शैल नीदर क्रिएट एनी राइट्स इन द अडॉप्टेड फैमिली. अब अडॉप्टेड फैमिली जो ये है, इसमें कोई राइट्स क्रिएट नहीं होंगे. किसके लिए? Z के लिए. इन फेवर ऑफ एनी पर्सन व्हिच ही और शी कुड नॉट हैव अक्वायर्ड एक्सेप्ट बाय द रीजन ऑफ अडॉप्शन. और यहाँ पे दूसरा जो दिया है, नॉट डिस्ट्रॉय द राइट्स ऑफ एनी पर्सन इन द फैमिली ऑफ हिज और हर बर्थ. अब क्योंकि ये वॉइड था, तो अब यहाँ पे तो कोई इसके राइट्स क्रिएट ही नहीं हुए अडॉप्टेड फैमिली में, बट साथ ही साथ इसके जो बर्थ वाली फैमिली थी, यहाँ के इसके जो राइट्स थे वो डिस्ट्रॉय नहीं हुए, क्योंकि जो अडॉप्शन था वो वॉइड था, वो कंप्लीट हुआ ही नहीं कभी. अब आते हैं सेक्शन 6 पे, जो कि है रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड ऑप्शन. नो अडॉप्शन शैल बी वैलिड अनलेस, यहाँ पे हमारे 4 प्रोविजंस और दिए हुए हैं. 6 का सबसेक्शन 1, the person adopting has the capacity and also the right to take in adoption. Capacity यहाँ पे आप कह लीजिए मेजर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द हिंदू मेजॉरिटी, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, जो कि होगा 18+ years ऑफ एज, और उसको अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, जो कि हमारे ICA के सेक्शन 12 में दिया हुआ है. फिर सब क्लॉज 2, the person giving in adoption has the capacity to do so. सेम वही कैपेसिटी वर्ड जो यूज हुआ है उसका भी वही मतलब आएगा. अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, अटैक्स ऑफ इंसानिटी नीचिंग होनी चाहिए उसके, और मेजर होना चाहिए. द पर्सन अडॉप्टेड इज केपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन अडॉप्शन. यहाँ पे एक चीज और देखनी पड़ेगी बहुत ध्यान से हमें,
कि ऐसा ना हो कि उसको जो भी द पर्सन अडॉप्टेड इज केपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन अडॉप्शन। सो यहाँ पे वो भी साउंड माइंड का होना चाहिए, वो माइनर होना चाहिए, 15 ईयर से कम का होना चाहिए, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, और उसको कोई स्पेशल नीड की केयर ना चाहिए हो। फिर आता है सब सेक्शन 4 पे, द अडॉप्शन इज मेड इन कंप्लायंस विद अदर कंडीशंस मेंशन्ड इन दिस चैप्टर। सो यहाँ पे जो है अडॉप्शन इज मेड इन कंप्लायंस विद अदर कंडीशंस। ये जो कंडीशंस है ये हमारे एक्ट के सेक्शन 11 में दी हुई है, इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। अब आते हैं सेक्शन 7 पे, कैपेसिटी। अभी जो वर्ड हम कैपेसिटी यूज करते हैं यहाँ पे डिफाइंड है, कैपेसिटी ऑफ अ मेल हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन। अब यहाँ पे कैपेसिटी किसकी? मेल हिंदू की, जो कि अडॉप्शन कर सकता है। एनी मेल हिंदू हु इज ऑफ साउंड माइंड, अभी डिस्कस करा था, एंड इज नॉट अ माइनर, क्योंकि अडॉप्शन कर रहा है तो माइनर नहीं होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, हैज द कैपेसिटी टू टेक्स ऑन और अ डॉटर इन अडॉप्शन। सॉरी, यहाँ पे वही मतलब आ गया कि जो मेजर है साउंड अनसाउंड माइंड का नहीं है, साउंड माइंड का है, वो अडॉप्शन के लिए कैपेबल है। अब यहाँ पे इसका प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट इफ ही हैज अ वाइफ लिविंग ही शैल नॉट अडॉप्ट एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ हिज वाइफ। अब क्या है कि अगर उसकी वाइफ लिविंग है तो उसको वाइफ की कंसेंट चाहिए, वरना वर्ड हो जाएगा। अनलेस द वाइफ हैज कंप्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस्ड द वर्ड, जो कि कहा जाता है मूवी से मोह माया सब उसने त्याग दिया है, उसने वर्ड अपने रिनाउंस कर दिया है। शी हैज गिवन ऑल ऑफ हर राइट्स और हैज सीज्ड टू बी अ हिंदू, कन्वर्जन कर लिया है, और हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड। कोई ऐसा कोर्ट जिसके पास में पावर है अनसाउंड माइंड डिक्लेयर करने की, उसने वो मेल हिंदू की वाइफ को अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया है। इन 3 केसेस में हस्बैंड को वाइफ का कंसेंट नहीं चाहिए, बाकी उसको फिर कंसेंट चाहिए। अब आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। इफ अ पर्सन हैज मोर देन वन वाइफ, अगर मोर देन वन वाइफ है, अभी इसको मैं बताता हूँ क्यों है। लिविंग एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन, मोर देन वन वाइफ सिर्फ किस समय? टाइम ऑफ अडॉप्शन में। द कंसेंट ऑफ ऑल द वाइफ्स इज नेसेसरी। अब यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा गया? सो आपका जो एक्ट है HAMA, हम जो डिस्कस कर रहे हैं अभी, ये आया था 1956 में। आपका फिर एक दूसरा एक्ट है HMA, हिंदू मैरिज एक्ट, ये आया था 1955 में। अब ये दोनों एक्ट के पीछे सिर्फ 1 साल का गैप था, और HMA जो 1955 में आया था उससे पहले बाइगनी अलाउड थी। अब इसमें क्या होगा कि बाइगनी अलाउड नहीं है। सो अब यहाँ पे इसलिए आया है कि इफ अ पर्सन हैज मोर देन वन वाइफ लिविंग, क्योंकि HMA तो 1955 में है, बट उससे पहले किसी ने भी बाइगनी करी हो, तो यहाँ पे इसलिए दिया जा रहा है कि कंसेंट ऑफ ऑल द वाइफ्स इज नेसेसरी अनलेस द कंसेंट ऑफ एनी वन ऑफ देम इज अननेसेसरी फॉर द रीजंस स्पेसिफाइड इन द प्रीसीडिंग प्रोवाइजो। अब उस प्रोवाइजो में क्या लिखा गया था? फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप प्रीसीडिंग प्रोवाइजो का कहा गया है कि एक्स कोई बंदा है, उसकी 4 वाइफ है, फॉर एग्जांपल है A, B, C और D। अब यहाँ पे वही बोला गया प्रीसीडिंग प्रोवाइजो में क्या क्या कहा गया था कि वाइफ ने या तो रिनाउंस ना कर दिया हो, या तो कन्वर्जन ना कर दिया, या तो किसी कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन के कोर्ट ने उसको अनसाउंड माइंड डिक्लेयर ना कर दिया गया। अब A, B और D, इन तीनों के पास में कोई ऐसा प्रीसीडिंग प्रोवाइजो का केस नहीं है, सारे ही साउंड माइंड के हैं, किसी ने कन्वर्जन नहीं करा है, किसी ने रिनाउंस नहीं करा है। बट C जो है, इसने कन्वर्जन कर लिया किसी और कल्चर में, फॉर एग्जांपल इस्लाम में कन्वर्जन कर लिया, तो अब यहाँ पे C की कंसेंट रिक्वायर्ड नहीं। अब आते हैं सेक्शन 8 में, कैपेसिटी ऑफ अ फीमेल हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन। एनी फीमेल हिंदू हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड इज नॉट अ माइनर हैज द कैपेसिटी टू टेक अ सन और डॉटर इन अडॉप्शन। सेक्शन 7 की तरह ही इसमें भी वही दिया गया है कि साउंड माइंड की होनी चाहिए जो फीमेल हिंदू है, और माइनर नहीं होनी चाहिए, प्रोवाइडेड दैट इफ शी हैज अ हस्बैंड लिविंग she shall not adopt a son or daughter except with the consent of her husband unless the husband has completely and finally renounced the word or has ceased to be a Hindu or has been declared by a court of competent jurisdiction to be of unsound mind. Same proviso जो कि हमने अभी सेक्शन 7 में पढ़ा कि husband जो है वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट से डिक्लेयर नहीं होना चाहिए कि वो अनसाउंड माइंड का है, या तो उसने वर्ड अनाउंस नहीं कर दिया, या तो कोई कन्वर्जन नहीं कर दिया। अब आते हैं इसके सेक्शन 9 पे, पर्सन्स केपेबल ऑफ गिविंग इन अडॉप्शन। कोई ऐसा पर्सन जो कि केपेबल है अडॉप्शन देने के। नो पर्सन, जैसे सब क्लॉज 1, नो पर्सन एक्सेप्ट द फादर और मदर और द गार्जियन ऑफ अ चाइल्ड शैल हैव द कैपेसिटी टू गिव द चाइल्ड इन अडॉप्शन। सिंपल सी बात क्या है, माँ बाप या तो गार्जियन, सिर्फ यही 3 है जो कि किसी भी चाइल्ड की कैपेसिटी रखते हैं उसको अडॉप्शन में देने के लिए। फिर आते हैं इसके सब क्लॉज 2 में, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 4 of the father or the mother if alive shall have
equal right to give a son or a daughter an adoption. अब इसका 9 का subsection 4 जो है subject to the provision of subsection 4 कहता है the mother or the father if alive, अगर दोनों ही माँ बाप जिंदा हैं, दोनों के पास में equal right होना चाहिए to give a son or daughter in adoption. Proviso पढ़ते हैं, provided that such right shall not be exercised by either of them, say with the consent of the other, unless one of them has completely and finally renounced the word, or has ceased to be a Hindu, or has been declared by a court of competent jurisdiction to be of unsound mind. अभी जो हमने सेक्शन 7 और सेक्शन 8 में पढ़ा था प्रोवाइजो, सेम प्रोवाइजो यहाँ पे दिया गया है कि अगर उन दोनों में से किसी एक ने भी किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उनको अनसाउंड माइंड डिक्लेयर ना कर दिया या तो उन्होंने वर्ड रिनाउंस ना कर दिया, तो कन्वर्जन ना कर दिया हो, तब तक दोनों को ही पास में सेम राइट्स रहते हैं अडॉप्शन देने के लिए. अब इसका जो सबसेक्शन 3 है वो रिपील कर दिया गया है. आ गए सबसेक्शन 4 पे, where both the father and the mother are dead, or have completely and finally renounced the world, or have abandoned the child, or have been declared by a court of competent jurisdiction to be of unsound mind, or where the parentage of the child is unknown, the guardian of the child may give the child in adoption with the previous permission of the court to any person including the guardian himself. अब यहाँ पे conditions जो दी गई हैं, where the father and the mother both are dead, दोनों की ही डेथ हो चुकी है, और completely and finally renounced the word, जो भी हमने पिछले प्रोवाइजो में पढ़ा, दोनों ने ही वर्ड रिनाउंस कर दिया, और या फिर चाइल्ड को अबैंडन कर दिया, जैसे कहा मूवीज में देखते हैं, मंदिर की सीढ़ियों में छोड़ दिया, और हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, दोनों ही अनसाउंड माइंड को डिक्लेयर कर दिए गए हैं, या तो पेरेंटेज ही अननोन हो. वही एग्जांपल फिर से कि मंदिर की सीढ़ियों पे ऐसे ही कोई बच्चा मिल गया, भी नहीं पता किसका बच्चा है, तो यहाँ पे क्या होगा, द गार्जियन ऑफ द चाइल्ड मे गिव द चाइल्ड इन अडॉप्शन. अब यहाँ पे पेरेंटेज ही नहीं पता है तो डेथ होगी, जो भी कंडीशन हमने पढ़ी, यहाँ पे क्या होगा, गार्जियन अडॉप्शन दे सकता है चाइल्ड को विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की परमिशन के साथ, टू एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को दे सकता है अडॉप्शन में उस चाइल्ड को, इंक्लूडिंग द गार्जियन हिमसेल्फ, वो उस बच्चे की अडॉप्शन खुद भी ले सकता है. अब आते हैं सबसेक्शन 5 में. बिफोर ग्रांटिंग परमिशन टू अ गार्जियन अंडर सबसेक्शन 4, इस सेक्शन द कोर्ट शैल बी सैटिस्फाइड that the adoption will be for the welfare of the child. कोर्ट का satisfaction होना चाहिए यहाँ पे कि जो adoption होगी वो होगी child के welfare purpose के लिए ही सिर्फ और सिर्फ. Due consideration being for this purpose given to the wishes of the child, having regard to the age and understanding of the child, that the applicant for the permission has not received or agreed to receive, that no person has made or given agreed to make or give the applicant any payment or reward in consideration of the adoption except such as the court may sanction. अब यहाँ पे क्या कहा गया कि जो adoption होना चाहिए वो सिर्फ child के welfare purposes के लिए होना चाहिए, और due consideration for this purpose given to the wishes of the child having regard to the age, child के age के हिसाब से देखेंगे, and understanding of the child, child को पता होना चाहिए कि उसे adoption में दिया जा रहा है, and the applicant for the permission has not received, जो एप्लीकेंट है जिसने अडॉप्शन की एप्लीकेशन दी है, हैज नॉट रिसीव्ड और एग्रीड टू रिसीव, दैट नो पर्सन हैज मेड और गिवन एग्रीड टू मेक और टू गिव द एप्लीकेंट एनी पेमेंट, उसको कोई पेमेंट नहीं दी गई हो और रिवॉर्ड कोई ना दिया होगा कंसिडरेशन में कि मैं इस बच्चे को अडॉप्ट कर रहा हूँ, मुझे कोई पेमेंट चाहिए, एक्सेप्ट एज द कोर्ट में सैंक्शन. अब यहाँ पे कोर्ट को अगर लगता है कि इस बच्चे को अडॉप्ट करे बट इसने जो अडॉप्ट कर रहा है ये सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड के लिए कर रहा है, बट इसको कुछ हो सकता है मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी चाहिए हो, कुछ पैसे चाहिए हो, तो यहाँ पे कोर्ट सेटिस्फैक्शन नहीं देखी जाएगी, उसके अंटिल एंड अनलेस कोई भी रिवॉर्ड पेमेंट कंसिडरेशन में नहीं एप्लीकेबल होगी. अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पे. फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशंस फादर एंड द मदर डू नॉट इंक्लूड एन अडॉप्टिव फादर एंड एन अडॉप्टिव मदर. अब जो फादर और मदर की हमने बात करी अभी प्रीवियस सेक्शन में, अब इसमें जो एक्सप्रेशन दी गई फादर और मदर वो इंक्लूड नहीं करती अडॉप्टिव मदर एंड अडॉप्टिव फादर. ऐसा नहीं कि किसी बच्चे के अडॉप्टेड पेरेंट्स को ही हम उनके माँ बाप मान लेंगे. फिर आते हैं इसके सब क्लॉज IA पे, सॉरी 1 का स्मॉल ए, गार्जियन. अब यहाँ पे गार्जियन की मीनिंग डिफाइन करी गई है. गार्जियन मीन्स अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन, जो उस बच्चे की केयर कर रहा है उसे गार्जियन कहेंगे. और ऑफ बोथ हिज पर्सन एंड प्रॉपर्टी, या तो वो बच्चे की केयर कर रहा है तो बच्चे की भी कर रहा है, बच्चे की प्रॉपर्टी की भी केयर कर रहा है. इंक्लूड्स सब क्लॉज ए a guardian appointed by the will of his child's father or mother. गार्जियन जो अपॉइंट होगा बच्चे के माँ बाप की विल से होगा, एंड अ गार्जियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट, या तो कोर्ट उस गार्जियन को डिक्लेयर करेगा या अपॉइंट करेगा. अब आते हैं इसके सब क्लॉज 2 पे. यहाँ पे कोर्ट को डिफाइन करा गया है. कोर्ट मींस द सिटी सिविल कोर्ट और अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स
of whose jurisdiction the child to be adopted originally resides. अब चाइल्ड जो है जिसको अडॉप्टेड होना है या जो अडॉप्शन के लिए अवेलेबल है, वहाँ पे कोर्ट का मीनिंग यही है कि जहाँ पे वो ओरिजिनली रिसाइड करता है. फॉर एग्जांपल अगर वो लखनऊ में रिसाइड करता है तो लखनऊ का ही सिविल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कोर्ट माना जाएगा. अब आते हैं सेक्शन 10 पे. Persons who may be adopted, किसको अडॉप्ट करा जा सकता है? No person shall be capable of being taken in adoption unless the following conditions are fulfilled. Namely, these 4 conditions stated. इसका सब क्लॉज 1, he or she is a Hindu. अब यहाँ पे हिंदू क्यों बोला गया? क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं HAM है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, तो यहाँ पे जो पर्सन होना चाहिए वो हिंदू होना चाहिए. फिर दूसरा इसका जो सब क्लॉज है, he or she has not already been adopted. अब वो पहले ही अडॉप्टेड हो तो उसको फिर से अडॉप्ट नहीं कर सकते. So सब क्लॉज 3, he or she has not been married. यहाँ पे मैरिज का क्राइटेरिया आ गया. जो बंदा है अडॉप्शन के लिए अगर अवेलेबल है तो उसकी मैरिज नहीं होनी चाहिए, वो मैरिड नहीं होना चाहिए. Unless there is a custom or usage applicable to the parties which permits persons who are married being taken in adoption. अब यहाँ पे क्या होगा? कस्टमरी लॉ प्रिवेल होगा. अगर कस्टमरी लॉ में कहता है कि आप मैरिड हैं तब भी आप अडॉप्शन में डाला जा सकता है, तो हाँ आप अडॉप्ट हो सकते हैं मैरिज के बाद भी. सब क्लॉज 4, he or she has not completed the age of 15 years. अभी हमने बात करी थी पहले नेमली सेक्शन 6 वगैरह में कि वो माइनर होना चाहिए और कितना 15 ईयर्स से कम होना चाहिए. Unless there is a custom or usage, फिर वही customary law applicable to the parties which permits persons who have completed the age of 15 years being taken in adoption. अब वही है customary law अगर prevail करेगा आपका, उसमें customs का अलाउड है कि आप 15 साल से ज़्यादा नहीं है और आप adoption के लिए अवेलेबल हो सकते हैं, तो हाँ आप अडॉप्ट हो सकते हैं. अब आते हैं सेक्शन 11 पे. सो हमने पहले पढ़ा था सेक्शन 6 जिसका था सब क्लॉज 4, जिसमें कहा गया था अदर वैलिड कंडीशंस ऑफ अडॉप्शन. तो यहाँ पे ये होगा रेड विद सेक्शन 6 सब क्लॉज 4. इन एवरी अडॉप्शन द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी कंप्लाइड विद. For sub clause 1, if the adoption is of son, the adoptive father or mother by whom the adoption is made must not have a Hindu son or son's son's son, whether by legitimate blood relationship or by adoption, living at the time of adoption. For example, A और B है, adoptive parents हैं, उनका कोई बेटा नहीं होना चाहिए, उनके बेटे का कोई बेटा नहीं होना चाहिए और उनके बेटे के बेटे का कोई बेटा नहीं होना चाहिए. मतलब सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, ये अगर इनमें से कोई भी एक लिविंग है एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन तो ये अडॉप्शन वैलिड नहीं होगा. अब आते हैं सब क्लॉज 2 पे. इफ द अडॉप्शन इज ऑफ अ डॉटर, द अडॉप्टिव फादर और मदर बाय whom the adoption is made must not have a Hindu daughter or son's daughter, whether by legitimate blood relationship or by adoption, living at the time of adoption. अब यहाँ पे कंडीशन चेंज हुई है. यहाँ पे क्या गया कहा गया कि अडॉप्टेड पेरेंट्स की कोई हिंदू डॉटर नहीं होनी चाहिए या तो उनके सन की कोई डॉटर नहीं होनी चाहिए. मतलब वही एग्जांपल लेते हैं, ए और बी है अडॉप्टेड पेरेंट्स, इनकी कोई डॉटर नहीं होनी चाहिए फैमिली ट्री में, या तो इनका कोई सन है तो उस सन की कोई डॉटर नहीं होनी चाहिए, वरना क्या होगा ये अडॉप्शन वॉइड हो जाएगा. फिर इसका आता है सब क्लॉज 3, इफ द अडॉप्शन इज बाय अ मेल एंड द पर्सन टू बी अडॉप्टेड इज अ फीमेल. अब मेल की हुई है उसका अडॉप्शन करना है किसकी, किसी फीमेल की. सॉरी यहाँ पे आते हैं सब क्लॉज 3 था. द अडॉप्टेड फादर is at least 21 years older than the person to be adopted. For example, ये जो adoption का था तो ये फीमेल की एज है 3 years, तो मेल की कितनी होनी चाहिए 24, 21 years का एज गैप. ऐसा क्यों है? अब यहाँ पे इस सेक्शन को डाला गया था इस इन कंसिडरेशन में कोई सेक्सुअल असॉल्ट ना हो और 21 years ऑफ एज गैप जो होगा उससे पेरेंटेज की फीलिंग है, फादर की फीलिंग है. अब आते हैं सब क्लॉज 4 पे. इफ द अडॉप्शन इज बाय अ फीमेल and the person to be adopted is a male, the adoptive mother is at least 21 years older than the person to be adopted. Same example, किसी फीमेल को अडॉप्ट करना है किसी मेल को, मेल सपोजिटली 2 years का है, फीमेल फिर कितनी होनी चाहिए 21 years का इनमें एज गैप होना चाहिए, तो फीमेल होगी आपकी 23 years की एज, वरना आपका अडॉप्शन जो है वर्ड हो जाएगा. फिर आते हैं सब क्लॉज 5 पे. द सेम चाइल्ड मे नॉट बी अडॉप्टेड साइमल्टेनियसली बाय 2 or more persons. फॉर एग्जांपल ए और बी है, इन्होंने किसी सी को अडॉप्ट कर लिया. अब यही सी किसी एक्स और वाई से साथ अडॉप्टेड नहीं हो सकता. वही कहा गया द सेम चाइल्ड में नॉट बी अडॉप्टेड साइमल्टेनियसली बाय 2 or more persons. फिर आते हैं इसके सब क्लॉज 6 पे. द चाइल्ड टू बी अडॉप्टेड मस्ट बी एक्चुअली गिवन. एक्चुअली गिवन क्या है अभी समझेंगे. एंड टेकन इन अडॉप्शन बाय द पेरेंट्स
or guardian consent or under their authority with the intent to transfer the child from the family of its birth, or in case of an abandoned child or a child whose parentage is unknown, from the place or family where it has been brought up to the family of its adoption. अब फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एक वर्ड बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा हमें, इंटेंट, और दूसरा द चाइल्ड टू बी अडॉप्टेड मस्ट बी एक्चुअली गिवन. अब दोनों ही चीजें चाहिए, मस्ट बी एक्चुअली गिवन और इंटेंट. अब एग्जाम्पल लीजिए, आपकी कपल है ए और बी, इनका कोई चाइल्ड है सी, ये गए किसी फॉरेन ट्रिप पे 1-1.5 साल के लिए, सपोजिटली 1.5 साल के लिए. इन्होंने क्या करा, अपने इस बच्चे सी को कपल एक्स और वाई को दे दिया कि आप इसकी केयर टेक कर लो प्लीज. तो यहाँ पे क्या होगा, इनकी इंटेंट नहीं थी अडॉप्शन में देने के लिए, बट यहाँ पे क्या हुआ, एक्चुअली गिवन तो हुआ, क्योंकि यहाँ पे इनकी इंटेंट में से इनकी इंटेंट थी कि सिर्फ सी को केयर टेकिंग करी जाए, तो क्या होगा, ये अडॉप्शन नहीं होगा. और अगर इंटेंट होती कि हम जा रहे हैं फॉरेन में, हम वापस नहीं आएंगे, या फिर जो भी केस होता, बट इनकी इंटेंट होती कि हाँ मैं अडॉप्शन के लिए दे रहा हूँ, तो ये अडॉप्शन वैलिड होता. अब यहाँ पे प्रोवाइसो में दिया गया है दैट द परफॉर्मेंस ऑफ दत्ता वुमन शैल नॉट बी एसेंशियल टू द वैलिडिटी ऑफ एन अडॉप्शन. अब दत्ता क्या एक रिचुअल है हिंदू में. अब इसमें कहा गया है कि अगर ये परफॉर्म नहीं करा गया है, शैल नॉट बी एसेंशियल टू द वैलिडिटी ऑफ एन अडॉप्शन. अब इसका एग्जांपल लेते हैं सप्तपति का. एचएमए में कहा गया है, एचएमए 1955 में, कि परफॉर्मेंस ऑफ सप्तपति इज नॉट एन एसेंशियल टू मैरिज. सो यहाँ पे उसी का स्टेटमेंट आ गया, उसी के साथ मतलब कर सकते हैं कि द परफॉर्मेंस ऑफ दत्ता इवन, जो कि सेम एक रिचुअल है सप्तपति की तरह ही, वो एसेंशियल नहीं है किसी अडॉप्शन की वैलिडिटी. अब आते हैं सेक्शन 12 पे, इफेक्ट्स ऑफ अडॉप्शन. An adopted child shall be deemed to be the child of his or her adoptive father or mother for all the purpose with the effect from the date of adoption, and from such date all the ties of the child in the family of his or her birth shall be deemed to be severed and replaced by those created by the adoption in the adopted family. For example, यहाँ पे A है, इसको X और Y की फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया. अब क्या होगा, from the date of adoption the adopted child shall be deemed to be the child of his or her adoptive mother. अब ये इस adopted father और adoptive mother का child कहलाएगा A, और इसी date of adoption से इसकी जो by birth family थी, namely C और D कह लीजिए आप, या C और D, तो इसके साथ में जो भी इनके टाइज थे वो सीवेड होंगे और रिप्लेस हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और इसके साथ में टाइज क्रिएट हो जाएंगे. प्रोवाइडेड दैट सब क्लॉज ए, द चाइल्ड कैन नॉट मैरी एनी पर्सन whom he or she would have married if he or she had continued in the family of his or her birth. So वही एग्जांपल लेते हैं, A जो है इससे एडॉप्शन हो गया X और Y की फैमिली से, बट बाय बर्थ इसकी जो फैमिली थी वो C1 और D की थी. अब C1 और D की कोई डॉटर भी थी E, तो अब क्या होगा, A अभी भी E से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली स्टेटेड है द चाइल्ड कैन नॉट मैरी एनी पर्सन whom he or she could have married if he or she had continued in the family of his or her birth. अब आते हैं सब क्लॉज B पे. Any property which vested in the adopted child before the adoption the shall continue to vest in the such person subject to the obligations, if any attaching to the ownership of such property, including the obligations to maintain relatives in the family of his or her birth. अब यहाँ पे ये कहा गया है कि जो C1 और D थे, इन्होंने मान लीजिए अडॉप्शन से पहले A के राइट्स में कोई प्रॉपर्टी वेस्ट कर दी, प्रॉपर्टी नेमली के लिए X1. अब ये प्रॉपर्टी क्या होगा, X और Y ने या A को अडॉप्ट कर लिया, इन दोनों ने इसको अडॉप्शन के लिए दे दिया, बट जो प्रॉपर्टी अडॉप्शन से पहले C1 और D ने A को दी थी, जो कि X1 है, वो A में ही वेस्ट करेगी, वो प्रॉपर्टी कहीं नहीं जाएगी. सब क्लॉज C, the adopted child shall not divest any person of any state which vested in him or her before the adoption. अब यहाँ पे अडॉप्शन से पहले या बाद में जो भी अडॉप्टेड चाइल्ड के पास में स्टेट था, वो किसी में भी डाइवेस्ट नहीं कर सकता. अब आते हैं सेक्शन 13 पे. Right of adoptive parents to dispose of their property subject to any agreement to the contrary. An adoption does not deprive the adoptive father or the mother of the power to dispose of his or her property by transfer, inter vivos or by will. अब यहाँ पे क्या कहा गया कि अडॉप्शन मान लीजिए A का हुआ है, किसने करा है, C और B ने. ये क्या हो गया, अडॉप्टिव फादर, अडॉप्टिव मदर. अब इनके पास में कहा गया है यहाँ पे, an adoption does not deprive the adoptive father or mother to the power to dispose of his or her property. अब अडॉप्शन हो गया तो ऐसा नहीं है कि इंडिया से जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी डिस्पोज नहीं कर सकते, अभी भी डिस्पोज कर सकते हैं. इंटर वाइवोस और बाय विल, मान लीजिए इनकी डेथ विल में लिखा है कि अपनी प्रॉपर्टी किसी अनाथ आश्रम में दे देंगे, नेमली XYZ, तो ये दे सकते हैं. इस यहाँ पे A ये नहीं कहेगा कि मैं अडॉप्ट हो गया हूँ तो उसमें कोई पहले कोई चाइल्ड नहीं था तो हम डिस्पोज नहीं कर सकते. अब आते हैं सेक्शन 14 में, डिटर्मिनेशन ऑफ अडॉप्टेड मदर इन सर्टेन केसेस. सब क्लॉज 1, where a Hindu who has a wife living
adopts a child shall be deemed to be the adopted mother. A है, इसकी वाइफ लिविंग है B, इसने अडॉप्ट करा C को, अब क्या होगा B क्या होगी, इसकी अडॉप्टेड मदर हो गई C की. Sub clause 2, where adoption has been made with the consent of more than one wife, the senior most in the marriage among them shall be deemed to be the adopted mother and others to be stepmother. वही केस जो हमने पहले डिस्कस करा था, क्योंकि HA में 1955 में आया था, HA में 1956 में आया, तो बाइगेमी पहले लोगों ने कमिट करी थी. यही केस लेते हैं. A ने क्या करा था, B1 से भी मैरिज करी है, B2 से भी करी है, B3 से भी करी है. अब सीनियर मोस्ट वाइफ का यहाँ पे एक और केस देखा जाता है कि मान लीजिए B2 की एज है 33, B1 की एज है 31 और B3 की एज है 29. अब पर A ने B1 से सबसे पहले शादी करी थी. अब यहाँ पे एज ही देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे टाइम ऑफ मैरिज. B1 से सबसे पहले शादी करी तो B1 यहाँ पे सीनियर मोस्ट हो गई. तो अब B1 जो है C की अडॉप्टेड मदर कहलाएगी और B2 और B3 क्या होंगी, इसकी स्टेप मदर्स होंगी. सब क्लॉज 3, वेयर अ विडोवर और अ बैचलर adopts a child, any wife whom he subsequently marries shall be deemed to be the stepmother of the adopted child. A सिंगल था, A ने B को अडॉप्ट करा, B ने बाद में C से शादी करी, C क्या होगी, इसकी अडॉप्टेड मदर कहलाएगी. 4, where a widower or an unmarried woman adopts a child, any husband whom she marries subsequently shall be deemed to be the stepfather of the adopted child. B आपकी सिंगल लेडी थी, उसने C को अडॉप्ट करा, उसने A से शादी करी, A क्या होगा, अडॉप्टेड फादर कहलाएगा. अब यहाँ पे आता है हम डीम टू बी स्टेप फादर कहलाएगा ये यहाँ पे, और ये स्टेप मदर कहलाएगी. स्टेप मदर और स्टेप फादर. अब आता है सेक्शन 15 पे. वैलिड अडॉप्शन कैन नॉट टू बी कैंसिल्ड. सिंपल सी बात कह रहा है, सेक्शन की हेडिंग से ही पता चल रहा है, जो वैलिड अडॉप्शन है वो कैंसिल नहीं हो सकता. रीडिंग लगा लेते हैं. नो अडॉप्शन व्हिच हैज बीन वैलिडली मेड कैन बी कैंसिल्ड बाय द अडॉप्टिव फादर और मदर. A B ने अडॉप्ट करा C को, वैलिड अडॉप्शन है यहाँ पे. A और B अडॉप्शन को कैंसिल नहीं कर सकते. और एनी अदर पर्सन नॉर कैन द अडॉप्टेड चाइल्ड रिनाउंस हिज और हर स्टेटस एंड रिटर्न टू द फैमिली ऑफ हिज son. अब C का क्या बनता है कि यार मेरा ना D और E जो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे को उनके पास जाने का मन है, बट C यहाँ पे क्योंकि अडॉप्शन वैलिड था, इन्होंने अपनी इंटेंट दिखाई थी वैलिडेशन अडॉप्शन के समय में. C खुद भी नहीं अपना जो अडॉप्शन है उसको रिनाउंस नहीं कर सकता, ना A और B जो भी उसके अडॉप्टेड फादर और मदर है वो भी नहीं कर सकते. Section 16, presumptions as to be registered documents relating to the adoption. Whenever any document registered under any law for the time being in force is produced before any court purporting to record any adoption made and is signed by the persons giving and the person taking the child in adoption, the court shall presume that the adoption has been made in compliance with the provisions of this act until and unless disproved. Simple सी बात है. A, B और C और D इन दोनों के बीच में अडॉप्शन का एग्रीमेंट होना है. इसके लिए E के लिए इन्होंने एग्रीमेंट साइन कर दिया, इन्होंने एग्रीमेंट साइन कर दिया अंडर द लॉ. अब यहाँ पे क्या कहेगा, कोर्ट कहेगा कि ये अडॉप्शन वैलिड है, ये पूरा प्रोसेस जो अडॉप्शन का था इसको वैलिड कहेगा. कोर्ट इसको प्रेजम्पशन करेगा कि ये वैलिड है क्योंकि दोनों ने साइन करा हुआ है. अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे क्या होगा कि इस चैप्टर 2 जो सेक्शन 5 से सेक्शन 17 है, इसके प्रोविजंस के अगेंस्ट में ये है कुछ भी इसके कंप्लायंस, तो क्या होगा, ये एग्रीमेंट जो कि अडॉप्शन का है वो हो जाएगा वॉइड. अब आते हैं सेक्शन 17, प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन पेमेंट्स. नो पर्सन शैल रिसीव और एग्री टू रिसीव एनी पेमेंट. अब मान लीजिए यहाँ पे X है, यहाँ पे ये क्या कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है कोई पेमेंट, या तो एग्री टू रिसीव भी नहीं कर सकता कि यार Y को मैंने बिहाफ पे पेमेंट दे दो, और अदर रिवॉर्ड एज इन रिवॉर्ड में आपके लिए प्रॉपर्टी कुछ भी कह लीजिए, इन कंसिडरेशन ऑफ द अडॉप्शन. C के अडॉप्शन के केस में. एंड नो पर्सन शैल मेक और गिव और एग्री टू मेक और गिव टू एनी अदर पर्सन एनी पेमेंट और रिवॉर्ड द रिसीप्ट ऑफ व्हिच इज प्रोहिबिटेड बाय दिस सेक्शन. अब मान लीजिए C का जो ओरिजिनल फादर था A कहता है कि X को बोलता है कि यार मैं तुम्हें अपना बेटा दे रहा हूँ, ये लोग उसके बिहाफ पे कुछ पैसे भी ले लो. या तो X यहाँ पे कहता है कि यार मैं तुम्हारे बेटे को अडॉप्ट कर रहा हूँ, मुझे ना थोड़े पैसे दे दो क्योंकि मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ. देखिए यहाँ पे दिल का साइन भी बन गया कि अडॉप्शन के बीच में प्यार भी होना चाहिए. अब आते हैं सबसेक्शन 2 में. इफ एनी पर्सन कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, इसके सबसेक्शन के जो भी प्रोविजन थे उसको कॉन्ट्रावीन करता है कोई, तो क्या होगा, ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट व्हिच मे एक्सटेंड टू 6 months और विद फाइन और विद बोथ. अब यार चलो इनमें प्यार था, बट इन्होंने कंसिडरेशन के चक्कर में जो सबसेक्शन 1 में था उसको कॉन्ट्रावीन करा, ये काम इन्होंने कर दिया. बट अब क्या होगा यार, गवर्नमेंट तो इतनी अच्छी है नहीं और लॉ तो हमेशा प्रिवेल करता है. लॉ में डिफाइन करेंगे कि 6 months की पनिशमेंट होगी, या तो तुम्हें फाइन देना पड़ेगा या तो तुम्हें दोनों ही देना पड़ेगा.
तो ये गलती मत करना भैया। और ये प्रोविजन क्यों दिया गया है? क्योंकि ये अडॉप्शन है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का केस नहीं है जो तुम पैसे ले रहे हो पैसे दे रहे हो। अब इसी चाइल्ड ट्रैफिकिंग की जो बात करी है मैंने, वो आता है सबसेक्शन 3 में। अब यहाँ पे नो प्रोसिक्यूशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी इंस्टीट्यूटेड विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। वही बात है, पैसे लिए दिए, चाइल्ड ट्रैफिकिंग केस हो गया या अडॉप्शन के नहीं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी प्रोसिक्यूशन होना है वो स्टेट गवर्नमेंट के बिना नहीं हो सकता, या तो कोई ऑफिसर जो कि ऑथराइज करा गया स्टेट गवर्नमेंट को, उस स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे, या तो प्रोसिक्यूशन में रहोगे। अब ये था हमारा चैप्टर 2 ऑफ HAMA, जो कि डिफाइन करते हैं कि अडॉप्शन कैसे होना चाहिए और सारे प्रोविजंस डिफाइन है। सो थैंक यू सो मच।